स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का सुजस आधारित राजस्थान की इस सीरीज में। सुजस आधारित राजस्थान की इस सीरीज में आज मैं हिंदू धर्म पर जो खतरा मंडरा रहा है उस पर बात करूंगा और इसे राजस्थान से जोड़कर आपको बताऊंगा। इसके अलावा दो फैक्ट है, एक दिवस के संबंध में है और एक राजस्थान के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय को एक पुरस्कार मिला है, उस पर मैं बात करूंगा। हिंदू धर्म पर जो खतरा मंडरा रहा है उस संबंध में जो हमारे सामने एक न्यूज आई है, जिसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा, चैनल पर सुना होगा, कि जो एससी है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, इसके लगभग 250 परिवारों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। अब ऑब्वियसली बात है, यदि कोई हिंदू धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में जाएगा तो एक तरीके से हिंदू धर्म पर यह खतरे का प्रतीक है। वर्तमान में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम के तहत हिंदू धर्म पर खतरे को बताया जा रहा है, वो तो वोटों को अपने साइड में करने की एक टेक्निक है। वास्तव में हिंदू धर्म पर जो खतरा है इस मायने में है, क्योंकि यदि हिंदू धर्म के लोग अन्य धर्म की तरफ चले जाएंगे तो आप इतने समझदार तो हो ही कि ये हिंदू धर्म पर खतरे के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इससे आप भलीभांति समझ सकते हो कि हिंदू धर्म में से निकलकर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। इसको आप धर्म परिवर्तन भी कह सकते हो। ये हो रहा है राजस्थान में, एक घटना इसकी उदाहरण है, एग्जाम्पल है इसका। ये हमें इस तरफ विचार करना होगा। आइए इस घटना पर चलते हैं। एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के 250 परिवारों ने बौद्ध धर्म को अपनाया 22 अक्टूबर 2022 को। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट कहते हैं इसको, इसके 250 परिवारों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब सवाल पैदा होता है, क्यों? स्वर्ण समाज के द्वारा प्रताड़ित। घटना यह है कि स्वर्ण समाज ने इन परिवारों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका, इनसे मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया, और जब इन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसे देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब मूल बिंदु जो है वो ये है हिंदू धर्म पर खतरा। हमें इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा। नहीं तो हिंदू धर्म से निकलकर आज 250 परिवार गए हैं, कल 2500 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, आप भी विचार करें। तो स्वर्ण समाज के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया गया, इस कारण से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और ये जो घटना है छबड़ा बारां की है। मैं बात करना चाहूंगा छबड़ा बारां के संबंध में। सबसे पहले मैं बारां के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये हाड़ौती जिला है, आप समझते हो 4 जिले हाड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं, कोटा, बुद्धि, बारां, झालावाड़। उस संबंध में ये एक जिला है और इसका जो निक नेम है आप भलीभांति जानते हो, वराह नगरी। वराह नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। छबड़ा के बारे में यदि मैं कहूं तो 3 बातें इसके बारे में आप भलीभांति जानते हो। एक तो इसका जो अन्य नाम है ये है रानीदह। रानीदह इसका अन्य नाम है, याद कीजिए। इससे पहले मैंने नाथ द्वारा के बारे में आपको बताया था, सिहाड़ गांव, वो क्वेश्चन आया हुआ है और इसी रूप में ये बनता है। यहां पर एक दुर्ग है, उसका नाम है गुगोर दुर्ग। गुगोर दुर्ग। ऑनलाइन ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है उन्हें मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अंदर गुगोर दुर्ग जाकर वहां पर अपडेट कर लें, इसको ऐड कर ले उसके अंदर। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। एक छबड़ा की जहां बात आती है वहां पर आप भली भांति समझते हो कि यहां पर राजस्थान का थर्मल पावर है। थर्मल पावर प्लांट है यहां पर।
तो 3 बातों के कारण ये छबड़ा वाला जाना जाता है। अब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, तो मैं हल्की सी बात बौद्ध धर्म पर करना चाहूंगा। आप जानते हो इसके जो संस्थापक हैं, फाउंडर गौतम बुद्ध है। मैं ज्यादा जानकारी तो नहीं दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट याद करो, इसको हम बहुत ही डिटेल के साथ करते हैं, जैन धर्म के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं। मैं यहाँ वो बातें कर रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध जो है, इनका जो निक नेम है एशिया की रोशनी, खूब आता है ये। और तो और इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जो है, इनके गुरु का नाम अलार कलाम, एक बार एसएससी में आया था ये। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात होती है। यहां तक आपके क्वेश्चन बना हुआ है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म के साथ है। बौद्ध धर्म, पाली भाषा में ये लिखे गए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा। इसी तरीके से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी होते हैं, बुद्धम संघ। गौतम बुद्ध जो है, इनके पिता का नाम था सुधोधन शाक्य, इनकी माता का नाम था महामाया, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। फिर इनका लालन पालन महाप्रजापति गौतमी ने किया, ये उनकी मौसी थी। ये सब बातें हम पढ़ते हैं, तो इस संबंध में इतनी जानकारी काफी है। ये जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ है, बौद्ध धर्म में जो स्थानांतरण हुआ है, इस स्थानांतरण के बाद में ये जो 250 परिवार है, इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर जो बौद्ध धर्म अपनाया, इसके बाद इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी और जो उनके आप कह सकते हो कि तस्वीरें थी, इनको एक नदी में प्रवाहित किया, और उस नदी का नाम है बेथली नदी। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब मैं कहां पर हाईलाइट करूंगा, एक लाइन लिखिए। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों व तस्वीरों को बेथली नदी में प्रवाहित किया। अब ये छोटी सी नदी है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब ये जो नदी है कहां बहती है, ये क्वेश्चन है। इसकी विशेष क्या बात है, उसको हमने जानना पड़ेगा। क्या इस पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इसे समझना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं स्मार्ट तैयारी। ये स्मार्ट तैयारी है। जो भी स्टूडेंट है, एक खबर को इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी से जोड़ने की क्षमता यदि रख लेता है, मान के चलना वो इतिहास रचता है। और इसे ही हम कहते हैं स्मार्ट तैयारी। आसमान के नीचे जो भी है वो सब पढ़ने वाले मैंने अक्सर असफल लोगों की श्रेणी में ही उन्हें देखा है। आप हमारे स्टूडेंट हो, प्रिय स्टूडेंट हो, किसी भी बहकावे में आने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, नजरअंदाज कर देंगे। बिना स्मार्ट तैयारी के वर्तमान में सफलता मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे सामने तो कम से कम ऐसा कोई एग्जाम्पल भी देखने को नहीं मिलता है। आपके सामने मिलता है तो ये एक अलग बात है। तो स्मार्ट तैयारी को महत्व दें, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग खुद में करें, खुद में करें। आप देखें कि हम इसको कैसे एक घटना को अन्य अन्य एंगल से जोड़ रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग खुद में करें, आप में निखार आ जाएगा, ध्यान रखना। आइए बेथली नदी पर बात करने जा रहा हूं मैं। और ये जो बेथली नदी है,
इसकी दो बातें ध्यान में रखनी है आपने। एक तो ये पार्वती नदी की सहायक नदी है। अब जो ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अन्य स्टूडेंट भी है वो भी ध्यान से सुने। ये मेरे, आप ऐसे समझना कि थोड़ा सा एड्रेस करने का एक तरीका है। आप सभी हमारे लिए प्रिय हो, पर्टिकुलरली किसी ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बोलचाल में ये चीजें आ जाती है, इसलिए इसको नजरअंदाज करें। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेथली नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी की। याद कीजिए, पार्वती नदी आपको मैंने करवाई हुई है, मध्य प्रदेश से निकलती है। याद आ रहा है? कहां मिलती है? चंबल नदी में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? कह सकते हैं ना। चंबल नदी कहां मिलती है? यमुना नदी में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? अब यमुना नदी कहां मिलती है? गंगा नदी में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, और गंगा नदी एक तंत्र है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। आप देखिए कितनी खूबसूरत एक कनेक्टिंग हुई है। ऐसे पढ़ना है आपने, ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि सहायक नदियां ऐसे ही बनती है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब यहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसका नाम है बेथली लघु सिंचाई परियोजना। अब यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि बेथली लघु सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? क्या होगा आपका आंसर? 12 से संबंध में है। तो मैं इस पूरे टॉपिक में, इस खबर में से मैं इस बेथली नदी को सबसे महत्वपूर्ण मान कर चलता हूं। बौद्ध धर्म की आप तैयारी अपने हिसाब से रखें, और छबड़ा के बारे में जो ये घुघोर दुर्ग है, ये मेरी नजर में एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इसे नोट करें। अब सेकंड न्यूज कौन सी है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से देखिए, प्रतिवर्ष धनतेरस को मनाया जाता है। इसका मतलब कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि धनतेरस प्रतिवर्ष अलग अलग तिथियों पर आती है। जैसे इस बार आप सुन रहे होंगे कि 2 दिन धनतेरस है, सुन रहे हो ना, 22 को भी है, 23 को भी है। उन पर नहीं जाना, ये ज्योतिषी शास्त्र होता है, उसको साइड में रखें। आप तो ऑफिशियल डाटा की तरफ ध्यान रखें। तो इस बार का जो ऑफिशियल डाटा ये कहता है कि यह दिवस 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। इस वर्ष, अगले वर्ष किस वर्ष मनाया जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और आपके जब भी ऑप्शन में आएगा तो ये नहीं देगा, आपको ये देगा। आपसे कहेगा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन में दे देगा प्रतिवर्ष धनतेरस को। दूसरा ऑप्शन दे देगा जनवरी के पहले रविवार को। दूसरा ऑप्शन दे देगा दिसंबर में पहले सप्ताह को। इस तरीके से ऑप्शन में देगा। क्यों? क्योंकि फिक्स नहीं है ना। थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसकी थीम है। तीसरी मैं बात करना चाहूंगा कि इसकी घोषणा किसने की। इसकी घोषणा की आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष के संबंध में बात किए बगैर मैं आगे नहीं जाने वाला, क्योंकि सीडीएस में इसका पूरा नाम पूछा था, और ये भली भांति आप जानते हो बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता है। ए फॉर आयुर्वेदा, एन फॉर योगा नेचुरोपैथी, वाई फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ये आयुष होता है।
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, इस पर घोषणा हुई। यहां पर एक बात और करना चाहूंगा, एक कॉलेज है, उसका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये जो है जोधपुर के अंदर है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो है भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। पहली बात तो ये, भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। एक जो जोधपुर है, इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। इसको काफी हाईलाइट किया जाता है। हो सकता है क्या, मैंने कई बार बताया आपको इसके बारे में, आपको तो आज रिवाइज करवाया है, ध्यान रखेंगे। तो ये दिवस है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब मैं एक पुरस्कार पर बात करने जा रहा हूं, और ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। किसे दिया गया है, किसने दिया गया है, दो एंगल बनते हैं इसके। ये दिया गया है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जयपुर को। आप जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, उसके मेन पृष्ठ पर यही लिखा होता है, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। राजस्थान की जो जीडीपी के बारे में बताता है, वो ये बताता है। इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 मिला है। दिया किसने है, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री और टाटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने यह पुरस्कार दिया है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। किसने दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अपने आप में ये डिजिटल इंडिया मिशन भी काम का है, मैं करूंगा इसके बारे में बात। लेकिन पहले मैं इस ऐप के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इन्हें जो ये पुरस्कार मिला है, ये एक ऐप के लिए मिला है, और जो ये ऐप है पहचान वेब ऐप है। यहां पर आपके जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहचान वेब ऐप किसकी ऐप है, पहचान वेब ऐप किसकी ऐप है। ऑप्शन में दे देगा पुलिस विभाग, दूसरा ऑप्शन दे देगा आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, तीसरा ऑप्शन दे देगा राजस्थान का पर्यावरण विभाग। इस तरीके से ऑप्शन देगा और आप गच्चा खा जाओगे। तो ध्यान रखना, पहचान वेब ऐप जो है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय की ऐप है। और एक लाइन लिखिए, इसके माध्यम से जन्म, मृत्यु व विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आप देखिए, पुराने पेपर जब आप देखते हो तो ऐप पर क्वेश्चन बनते हैं। ऐप पर जब भी क्वेश्चन बनता है, आपसे क्या कहेगा, पहचान वेब ऐप का संबंध किससे है। पहला दे देगा अपराधियों की पहचान से, दूसरा दे देगा जन्म, मृत्यु व विवाह की रजिस्ट्रेशन से, तीसरा दे देगा भूमि सुधार से संबंधित है, तीसरा दे देगा जलाशयों के वितरण से संबंधित है। अब आप देखिए, चारों ऑप्शन मैंने आपको बना के बताए हैं, और इस ऑप्शन में आप कहीं भी गच्चा खा सकते हो। तो सतर्कता बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए, ध्यान रखेंगे। तो ये जो थोड़ी सी लाइन हमने लिखी है, इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं हमारे सामने, क्लियर। और ये इसके द्वारा दिया गया। अंदरूनी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, यह पुरस्कार किसने दिया। दोनों ऑप्शन दे देगा, CII, टाटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
तीसरा दे देगा उपरोक्त दोनों, ऐसे देगा। और ये डिजिटल इंडिया मिशन है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। नोट करो, फिर मैं डिजिटल इंडिया मिशन पर बात करूंगा। आइए डिजिटल इंडिया मिशन पर चलते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन भारत में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देना है। जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे कोई भी योजना हो, उसको डिजिटल तरीके से लोगों में प्रसारित करना और लोग भी उसका इस्तेमाल डिजिटल वे में कर सके। इसलिए भारत नेट प्रोजेक्ट चलते हैं ना। और आप देखिए, हम जो भी लेन देन करते हैं वो भी आजकल क्या ऑनलाइन हो गया। भारत में एक तरीके से ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा देना, इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है समय की बचत, सबसे ज्यादा फायदा। लेकिन ये ऑनलाइन है और डिजिटल है, इसका बहुत ही सावधानीपूर्ण इस्तेमाल करना आवश्यक होता है, क्योंकि आप जानते हो साइबर क्राइम जो है ये एक समस्या है और भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम, आप भली भांति जानते हो। तो ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है, ये लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, ये है पावर टू एम्पावर। 2 मंत्रालय इसके तहत आते हैं। ये एग्जामिनर की पसंद होते हैं ऐसे क्वेश्चन। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, दे देगा दोनों के तहत आता है, और तीसरा दे देगा इन तीनों के तहत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके तहत ही आता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने सुजस आधारित राजस्थान में जो हिंदू धर्म पर जो खतरे की घंटी बज रही है उसके बारे में मैंने सचेत किया, और इसके निवारण के संबंध में आप अपने स्तर पर काम करें। मेरे कहने का मतलब है कि विचार करें। एग्जाम की दृष्टि से जैसे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने समेट लिए हैं। आयुर्वेद दिवस को हमने जाना, प्रतिवर्ष धनतेरस पर मनाया जाता है। इसके अलावा आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय को जो पुरस्कार मिला है उसको भी हमने विस्तार से जाना। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।